हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलोसफी फर्स्ट सब्जेक्ट का यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरिस्टोटल के बारे में, यानी कि अरस्तु के बारे में, कि उन्होंने स्टेट के बारे में यानी कि राज्य के बारे में, नागरिकता के बारे में क्या विचार प्रकट किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, अगर हम बात करें अरस्तु की, तो वो एक बहुत ही महान दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिक थे। उन्होंने राज्य, नागरिकता, न्याय पर गहन विचार दिया। ठीक है, अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिकों में से एक थे। प्लेटो के वो शिष्य थे, मतलब कि अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के शिष्य ही अरस्तु थे। ठीक है, एंड सिकंदर के गुरु थे। अगर हम बात करें अरस्तु की, तो उन्होंने दर्शन शास्त्र, राजनीति, विज्ञान, नैतिकता के महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन किया, उनके बारे में अपने विचार प्रकट किए। राजनीति के संदर्भ में देखें तो अरस्तु ने बहुत ही मुख्य योगदान दिया। अरस्तु ने राजनीति नाम की एक बुक लिखी। ठीक है, अरस्तु ने क्या किया? एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, हिंदी में राजनीति, जहाँ पर उन्होंने राज्य, नागरिकता, न्याय तथा शासन के अलग अलग रूपों पर चर्चा की। ठीक है, अरस्तु जो थे, उन्होंने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी यानी कि ज़ून पॉलिटिकन कहकर पुकारा। अरस्तु क्या बोलते थे कि जो मनुष्य है वो एक राजनीतिक प्राणी है, यानी कि ज़ून पॉलिटिकन है। अरस्तु ने मनुष्य को ज़ून पॉलिटिकन यानी कि राजनीतिक प्राणी कहा, क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य जो है वो एक सामाजिक तथा राजनीतिक प्राणी है, जिसका केवल समाज में ही उद्धार हो सकता है। ठीक है, अरस्तु मानते थे कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। इस वजह से मनुष्य समाज में रहे बिना अपना विकास नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए ज़रूरी है, अगर वो अपना विकास करना चाहता है, अपनी उन्नति करना चाहता है, तो मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि वो समाज में रहे। समाज में रहकर ही मनुष्य पूर्ण हो सकता है। तो ये अरस्तु ने विचार दिया। ठीक है, अरस्तु ने कहा कि अगर मनुष्य को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसको एक समुदाय में रहना होगा। अरस्तु मानते थे कि मनुष्य अकेले रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि मनुष्य का काम है कि वो समुदाय में रहे। समुदाय में रहकर ना सिर्फ खुद का विकास करे, बल्कि अन्य लोगों का भी विकास करे। ठीक है, राज्य इसी समुदाय का सबसे विकसित और परिपूर्ण रूप है, जहाँ पर मनुष्य अपनी पूर्णता तथा नैतिक विकास कर सकता है। अरस्तु ये भी मानते थे कि भाषा तथा तर्क शक्ति ने मनुष्य को अन्य जीवों से अलग किया है। अरस्तु मानते थे कि मनुष्य जो है वो भी एक प्राणी ही है, लेकिन वो दूसरे जीवों से अलग क्यों है? वो दूसरे जीवों से अलग है क्योंकि मनुष्य भाषा का प्रयोग कर सकता है, बोल सकता है, अपनी बात को व्यक्त कर सकता है भाषा के ज़रिए। इसके अलावा मनुष्य के पास तर्क शक्ति होती है, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी होती है, जो कि उसको अन्य जीवों से अलग बनाती है। इसलिए अरस्तु ने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी बताया। ठीक है, अरस्तु ने कहा कि मनुष्य तर्कशील है, इसी वजह से वो सही गलत के बीच में भेद कर सकता है तथा न्याय और अन्याय के सिद्धांत पहचानने की भी मनुष्य के पास क्षमता होती है। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि राज्य का निर्माण किया जाए, जिसमें मनुष्य अपना विकास अच्छे से कर सके। अब जो अरस्तु थे, उन्होंने राज्य तथा गृहस्थ जीवन के बारे में भी अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि राज्य कई घरों तथा परिवारों का समूह होता है। उन्होंने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना, जिसमें मनुष्य रहता है तथा अपना विकास तथा उद्धार करता है। उन्होंने ये तर्क दिया कि राज्य का उद्भव परिवार से होता है, क्योंकि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। बहुत सारे परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं, बहुत सारे गांव मिलकर एक राज्य बनाते हैं। इसीलिए राज्य की उत्पत्ति का आधार घर तथा परिवार है। तो ये अरस्तु की विचारधारा थी। अरस्तु ने कहा कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, और परिवार यानी कि घर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राज्य के निर्माण में। तो ये विचारधारा भी अरस्तु ने दी। ठीक है, इस तरीके से अरस्तु ने परिवार को भी एक राजनीतिक इकाई माना, जहाँ पर पुरुष का शासन होता है तथा परिवार के बाकी सदस्य पुरुष की देखरेख में अपने काम करते हैं।
ठीक है। उनका ये भी मानना था कि परिवार तथा राज्य का लक्ष्य समान होता है, मनुष्य के जीवन की भलाई। अगस्त्य मानते थे कि परिवार का लक्ष्य भी है कि परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भलाई हो, तथा समाज का, राज्य का भी यही लक्ष्य है कि राज्य में जितने भी मनुष्य हैं उन सब की भलाई हो। तो इसलिए अगस्त्य ने परिवार तथा राज्य को एक समान माना, क्योंकि इनके लक्ष्य भी एक समान होते हैं। ठीक है। राज्य परिवार से ज़्यादा परिपूर्ण और श्रेष्ठ है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर होता है तथा इसका उद्देश्य सिर्फ घर के सदस्यों की भलाई नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय की भलाई होता है। तो इसलिए अगस्त्य ने कहीं ना कहीं राज्य को श्रेष्ठ बताया परिवार से, क्योंकि परिवार जो है वो सिर्फ अपने सदस्यों की भलाई के बारे में सोचता है, जबकि जो राज्य है वो सभी परिवार के लोगों की, जितने भी परिवार है एक राज्य में, जितने भी लोग हैं उन सभी की भलाई की सोचता है। तो इसलिए राज्य को अगस्त्य ने ज़्यादा श्रेष्ठ बताया। ठीक है। आइए अब देखते हैं नागरिकता के बारे में अगस्त्य के क्या विचार थे। तो अगस्त्य ने कहा कि नागरिकता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य के प्रशासन तथा न्याय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है। अगस्त्य ने कहा कि सिर्फ जन्म लेने से कोई व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक नहीं बनता, बल्कि एक नागरिक वह व्यक्ति होता है जो कि राज्य के प्रशासन में तथा न्याय में भाग लेता है, भूमिका निभाता है। ठीक है। सक्रिय रूप से राज्य के प्रशासन में जो व्यक्ति भाग लेता है वही नागरिक है। इसके अलावा अगस्त्य ने नागरिकता को केवल अधिकार प्राप्ति का साधन नहीं माना, बल्कि उसको कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में भी देखा। अगस्त्य मानते थे कि एक नागरिक जो है उसके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं अपने समाज के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति। अगस्त्य ये भी मानते थे कि एक सच्चा नागरिक वह होता है जो कि राज्य की राजनीति तथा शासन में सक्रिय योगदान देता है। ठीक है। तथा समाज की भलाई का काम करता है। तो ये अगस्त्य ने बताया नागरिकता को लेकर। अब यहाँ पर देखिए न्याय को लेकर भी अगस्त्य ने अपने विचार दिए। अगस्त्य ने न्याय की अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि न्याय जो है उसको दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। अगस्त्य ने न्याय को दो भागों में बांटा, वितरणात्मक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सुधारात्मक न्याय यानी कि करेक्टिव जस्टिस। वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या होता है कि राज्य के जितने भी संसाधन हैं तथा राज्य में जितने भी अवसर हैं उन सभी को समान रूप से वितरित किया जाए राज्य के सभी लोगों के बीच में, यानी कि वितरण एक समान होना चाहिए, असमान वितरण नहीं होना चाहिए संसाधनों का तथा अवसरों का। तो ये होता है वितरणात्मक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है। इसमें अगस्त्य ने बताया कि समाज के जितने भी लोग हैं उनको उनकी योग्यता तथा योगदान के अनुसार संसाधन का वितरण किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय का मतलब क्या है? वो मामले जहाँ पर किसी के साथ अन्याय हुआ हो, ऐसे मामलों में जो न्याय दिया जाता है उसको सुधारात्मक न्याय बोला जाता है। ठीक है। जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वो उस अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए तथा न्याय की उम्मीद लेकर जाता है अदालत में, तो अदालत जो न्याय करती है उसको ही सुधारात्मक न्याय कहा जाता है, यानी कि करेक्टिव जस्टिस। तो अगस्त्य ने न्याय को दो भागों में बांटा। इसके अलावा अगस्त्य ने कहा कि न्याय का उद्देश्य समाज में संतुलन तथा सामंजस्य बनाए रखना है। न्याय का मुख्य उद्देश्य है समाज में शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखना, ताकि लोग एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है। अब देखिए अगस्त्य ने शासन की विभिन्न प्रणालियाँ यानी कि रिजाइम्स के बारे में बताया। अगस्त्य ने कहा कि शासन की अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं, हर प्रणाली के कुछ गुण तथा दोष होते हैं। उन्होंने 3 प्रमुख शासन प्रणाली की पहचान की, जिनमें कौन कौन सी प्रमुख हैं? राजतंत्र, अभिजातीय तथा लोकतंत्र। राजतंत्र यानी कि मोनार्की, अभिजातीय यानी कि अरिस्टोक्रेसी एंड लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो जो अगस्त्य थे उन्होंने शासन की प्रणालियों को इन 3 भागों में विभाजित किया। राजतंत्र के बारे में अगस्त्य ने क्या कहा? अगस्त्य ने कहा कि राजतंत्र वह प्रणाली है जहाँ पर एक व्यक्ति राज्य का नेतृत्व करता है। यदि वह शासन व्यक्ति के नैतिक तथा बुद्धिमान होने पर आधारित है तो ये एक आदर्श प्रणाली हो सकती है, वरना ये तानाशाही में बदल जाएगी, जिसको अगस्त्य ने तिरानी कहा। ठीक है।
तो राजतंत्र क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति राज्य का नेतृत्व करता है, एक व्यक्ति के पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं, तो वो होता है राजतंत्र। अब अगर जो व्यक्ति है जो शासन कर रहा है, जो राजा है, वो अगर नैतिक है, बुद्धिमान है, तो ये एक आदर्श प्रणाली हो सकती है। लेकिन अगर व्यक्ति निर्दयी है तो ये तानाशाही में भी परिवर्तित हो सकती है। ठीक है। दूसरा है अभिजातीय शासन। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिनके हाथों में सत्ता होती है। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज्ञान हो, वो अपने ज्ञान के आधार पर, नैतिकता के आधार पर शासन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ धनी लोगों के स्वार्थ के लिए ये काम आ जाती है। ठीक है। तो ये ओलिगार्की बन जाती है। ओलिगार्की ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, कुलीन तंत्र। ठीक है। तो अभिजातीय शासन में क्या होता है, कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिनके हाथों में सत्ता दे दी जाती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र शासन की वो प्रणाली है जिसमें जनता का शासन होता है। अरस्तु ने इसको एक अच्छा शासन माना। अरस्तु ने इसको अच्छा क्यों माना, क्योंकि अरस्तु मानते थे कि लोकतंत्र जो है इसमें जनता का मुख्य रोल होता है देश को चलाने में। ठीक है। जनता खुद अपनी सरकार चुनती है, तो इसलिए लोकतंत्र का समर्थन किया गया अरस्तु के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।